Hey, hello and welcome back future doctors and engineers. Good morning to all of you guys. और आज की एक कहानी मेरी जुबानी जल्दी से यार स्टार्ट करते हैं क्योंकि एक ऑसम से चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऑसम के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी होने वाला है ये, ऑब्वियसली आप सबको पता है यार। मॉडर्न फिजिक्स की मैं बात करने वाला हूँ। मॉडर्न फिजिक्स में 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो और इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाने के चांस रहते हैं। और बढ़िया बात ये होती है कि यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर प्रैक्टिस हमने अच्छे से कर रखी है, अगर कैलकुलेशन एरर हम नहीं करते हैं तो, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम यहां से आती है। अब मैं जल्दी से आपको डिस्कस कर लेता हूं कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे और पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। ओके, फिर देखेंगे आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं। ओके बॉस, तो यार अपनी एनर्जी को संभाल के बैठना, उसको यूज करके बैठना, मस्त तरीके आज स्टडी करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स की, क्योंकि यार यहां से ना मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, है ना। मैक्सिमम स्कोर आप यहां पे कर सकते हो। ऑप्टिक्स वगैरह फिर इसके बाद में डिस्कस करूंगा, थोड़ा लेंदी सा चैप्टर है ये, थोड़ा मतलब लेंदी है बट जल्दी कवर अप कर लेंगे क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है मैक्सिमम अगर देखा जाए। ओके यस, समझ रहे होंगे ना आप। इस सुबह को आज हम शानदार बनाने वाले हैं, हम दोनों मिलके, हम सब मिलके। ओके सो कम ऑन। देखो यार मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंटली अगर मैं नीट की बात करूंगा, यहां पर नीट की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चन आप मान के चले आपके एग्जाम में आते हैं, हर साल आते हैं भाई। 4 to 5 क्वेश्चन, माय गॉड। अगर मैं मिनिमम 4 भी मान के चलूं तो 16 मार्क्स you can attempt from this single unit. Okay, very 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 important, just like electrostatic, current, electricity and all। 5 भी होते हैं नीट में, तो 5 क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर जेईई मेंस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जेईई मेंस में अगर मैं बात करूं तो आजकल के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मान के चलो 2 to 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आप लेके चल रहे हो तो बॉस 12 मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हो। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। कहा मेंस में ओनली 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आते हैं तो 25 को करने होते हैं, तो हर चैप्टर से क्वेश्चन बनाया जाता है। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे इसमें 2 या 3 क्वेश्चन भी आते हैं। समझ गया लॉजिक। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपकी इसकी इंपॉर्टेंस जो है ना बॉस, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जिस चीज को आप पढ़ने जा रहे हो कितनी एनर्जी, कितना दिमाग और कितनी पॉजिटिविटी आपको चाहिए उसको पढ़ने के लिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन का रास्ता खोल देता है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, मजा आने वाला है बॉस, मजा आने वाला है। टेंशन नहीं लेने का, बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा इसके हर कंसेप्ट को। ओके, अब इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, 3 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड करा है मॉडर्न फिजिक्स को, 3 कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, तो सबसे पहली कैटेगरी में हम पढ़ेंगे दोस्तों ऑब्वियसली ड्यूअल नेचर ऑफ किसका सर, रेडिएशन, है ना, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर एंड मैटर। ऑब्वियसली इसमें ये पढ़ने वाले जहां पे हम सारी बातें करेंगे, फोटोन की बातें करेंगे, ऑब्वियसली डी ब्रोगली वेवलेंथ की बातें करेंगे, ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बातें करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम से ही पता चल रहा है, फील आ रहा है नाम से ही कि यस सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे तो क्वेश्चन हर साल आते हैं बॉस। दूसरा ऑब्वियसली दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2। नो नॉट चैप्टर, दिस इज द पार्ट, इसका इसी का पार्ट है, ठीक है। और थर्ड में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, ऑब्वियसली। तो न्यूक्लियर फिजिक्स यहां पे मैं बता दूं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है मार्क्स का, तो मजा आ जाएगा, मचा डालेंगे हम, हर टाइप के क्वेश्चन कर डालेंगे। तो अगर आप बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यहां से 2 क्वेश्चंस आने के पूरे चांस होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चंस आने के पूरे चांस होंगे। एटॉमिक जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उससे 1 क्वेश्चन आने के पूरे चांस होंगे, यानी मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने के चांस होते हैं हमेशा। ये बिल्कुल माइंड में लेके चलो, वो तो मिनिमम बताया मैंने 16, मैक्सिमम देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते आज के इस लेक्चर में। ओके, धुआंधार तरीके से, मस्त तरीके से बॉस हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पार्ट की इसकी, दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम बात करेंगे फोटोन की सारी जानकारी लेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बता दिया जाता है। और जब आप डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है ना, आप सबको बताया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आप बात करोगे तो मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है, आप सबको बताया ना,
मजा आएगा कि नहीं? तो मजा आने वाला है बढ़िया तरीके से। पहले आज का बेसिक, ये लेक्चर हम बेसिक करने वाले हैं जिससे आपके फोटोन के बारे में सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे बॉस, और एक भी न्यूमेरिकल हम गलत नहीं करके आने वाले इससे, क्योंकि हमें पता है 2016 से 20 मार्क्स आपको देने वाला है, तो हमारी सिलेक्शन का रास्ता ये खोलने वाला है। ऐसी ऐसी 5-6 यूनिट आपने स्ट्रॉन्ग बना ली ना दमदार तरीके से, तो यार 100 प्लस तो आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर जाओगे, यस ऑब्वियसली क्रॉस कर जाओगे, है ना। मिनिमम, ये तो बहुत मिनिमम मैंने बताया है। अगर आप हर चीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करके, पढ़ के, प्रैक्टिस करके, लॉट ऑफ प्रैक्टिस करके अगर आप जाने वाले हैं तो बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स में आप करके आने वाले हैं। ओके, और आजकल तो 170 तक भी स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है बॉस, जिस तरीके का पैटर्न आता है, क्वेश्चंस का लेवल आता है। ओके, सो कम ऑन, हियर वी गो एंड स्टार्ट कर लेते हैं, बेहतरीन सी ये शुरुआत कर लेते हैं आज के इस लेक्चर की बॉस। Let's begin. Okay boss, so here we go. जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं यार, और हम यहाँ पे बात करेंगे आज सबसे पहले फोटोन, क्योंकि यहाँ पे आपको फोटोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। फोटोन, ओके बॉस, फोटोन बॉस, ओके। तो यार इसके बारे में सबसे पहले जो थ्योरी दी थी, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय प्लैंक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, मैं लिखाऊं या ना लिखाऊं या जस्ट समझा दूं आपको, आप समझते जाना। जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं डिस्कस कर लूंगा ना बॉस, ठीक है। जो मेन पॉइंट होगा वो लिखूंगा, टेंशन नहीं लेने का बॉस। उसने बोला, प्लैंक साहब ने बोला, उनकी जो क्वांटम थ्योरी थी, उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने बोला, उन्होंने प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया था उन्होंने, कि यार जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, मतलब जो लाइट है हमारे पास, ईएम रेडिएशन, लाइट ही होती है हमारे पास ये, ठीक है ना, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, समझना, क्वांटाइज्ड फॉर्म, है ना। जो फोटॉन्स है, मतलब क्या है ये तो बाद में देखेंगे। चलो, जो ईएम रेडिएशंस है हमारे पास, जो ईएम रेडिएशंस होती है हमारे पास, ठीक है, जिसको हम लाइट का नाम दे रहे हैं बॉस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, ये एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, है ना, क्वांटाइज्ड होती है, यानी क्वांटा, है ना। जो लाइट होती है ना वो क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उसी क्वांटा को नाम दिया गया, दिस क्वांटा इज कॉल्ड एज, एक्चुअली दिस क्वांटा इज नॉट अ मैटर या मटीरियल पार्टिकल, ये कोई मैटर पार्टिकल नहीं था, ये कोई मैटर पार्टिकल, मटीरियल पार्टिकल नहीं है। तो क्या है ये? इट इज, ध्यान से समझियो, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, ये तो केवल एक एनर्जी का एक पैकेट है ना, वेरी 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 स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। दिस इज नॉट अ मटीरियल पार्टिकल एक्चुअली। क्वांटा, ईएम रेडिएशंस, लाइट्स क्वांटाइज्ड होती हैं, क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। दिस इज गिवन बाय प्लैंक्स। ओके, सो उन्होंने बोला भाई क्वांटा होता है बहुत स्मॉल, एक छोटा सा प्यारा सा बहुत बहुत स्मॉल एक हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं, एक पैकेट होता है एनर्जी का, नॉट अ मैटर पार्टिकल। ध्यान से समझना, ये कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज फोटोन। इस पैकेट ऑफ एनर्जी को ही बोला गया फोटोन, simply. So you can say photon is a quanta, means the packet of energy, बस सिंपल से ये बात याद रखेंगे आप। तो ये एक फोटोन, इसको नाम दिया गया, ठीक है ना, इसको नाम दिया गया फोटोन, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, अब आप धीरे धीरे समझते जाएंगे बात को, कहां से शुरुआत हुई, है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम, ओके, लाइट थ्योरी, क्वांटम लाइट थ्योरी, है ना। ऐसे आप समझ जाएंगे यार, क्या बात कर रहे हो यार, मस्त तरीके से यार आप बना सकते हो यार। फिर उसने बोला ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, बेसिकली ये है क्या? ये क्वांटा है। ये क्वांटा क्या है? ये फोटोन है। और फोटोन है अगर ये, तो उसके पास जो एनर्जी है, मतलब एक जो सिंगल फोटोन होता है उसके पास जो लीस्ट एनर्जी होगी, है ना बॉस, जो उसके पास लीस्ट एनर्जी होगी, है ना, लीस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो पैकेट है वो एनर्जी का, उसके पास जो लीस्ट एनर्जी होगी सिंगल फोटोन की, उसको हम लिखते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। एफ लिखो या न्यू लिखो, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते थे इसको, न्यू, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, कोई टेंशन वाली बात ना है बॉस। तो ये न्यू है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा? यस चलेगा सर, चलेगा। तो वो बोलता है कि यहां से एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, दैट इज ऑब्वियसली एच एफ, थोड़ा सा फील नहीं आ रहा है ना, तो न्यू ही लिख लेता हूं, तो एच न्यू, आप सबने यही पढ़ा होगा बार बार। तो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, दिस इज व्हाट? प्लैंक्स कांस्टेंट। कम ऑन गाइस, तो इसको बोला गया कि एक सिंगल फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है, एक फोटोन के पास एनर्जी है, ये ध्यान से समझियो, एक फोटोन के पास ये एनर्जी है, ओके सर, इतनी एनर्जी है,
और ये जो न्यू है आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो फोटोन है ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है बॉस। किससे ट्रैवल करता है? स्पीड ऑफ लाइट। और आपने पढ़ा होगा v इक्वल टू न्यू लैम्डा, यानी c हम लाइट की स्पीड यहां पे ले लेंगे तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा, और न्यू की जगह आप लिख सकते हो c बाय लैम्डा। तो एनर्जी को आप ऐसे भी लिख सकते हो hc बाय लैम्डा। आप चेक करें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो फोटोन के बाद जो लीस्ट अपनी खुद की एनर्जी होती है एक सिंगल फोटोन के बाद, वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, और ये एनर्जी होती है इतनी। एक सिंगल फोटोन लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी वो ऑक्यूपाई कर रहा है, जो एनर्जी उसको कैरी कर रहा है बेसिकली, वो इतनी एनर्जी होती है। इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो मतलब। और जो उसकी बेसिक सी बातें हैं वो क्या है, उनको आप कैसे डिसाइड करते हो। तो एच प्लैंक्स थ्योरी है, प्लैंक्स आपने दिया तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट आप सबको सपनों में आता होगा 6.63 10 टू पावर माइनस व्हाट इज दैट 34 जूल सेकंड, यही होता है ना। अगर दोस्तों आप h बाई ई निकाल लो, वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर आप प्लैंक्स कांस्टेंट को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन के चार्ज E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये रेशियो निकल के आएगा 4.14 10 टू पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, इसकी यूनिट हो जाती है फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत ज्यादा यूज होगा कैलकुलेशन करने में, बहुत ज्यादा। जहां पे भी हम प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो की बात करेंगे तो हमें h अलग से पुट करने की जरूरत नहीं है, E की वैल्यू अलग से पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको डिवाइड करने के बाद ये डायरेक्ट मिल जाएगा, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, ये बहुत ईजी कर देगा हमारी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले तो उसकी बेसिक चीजें सीख लो आपकी है क्या, फोटोन के साथ कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं, जो हमारे यूज के हैं, जो हमें यूज में आएंगे और हमें अच्छे से हमारे कंसेप्ट बिल्डिंग में हमारी हेल्प करने वाले हैं। तो मजा आ जाएगा, मतलब कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो अभी मैंने एनर्जी की बात करी है, कूल नहीं, एनर्जी की बात करी है। फिलहाल आपके सामने है कहानी, किस तरीके से आपने बनाना है। अब इसको डिफरेंट तरीके से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्या क्या और इसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी बातें मैं आपसे करने वाला हूं। तो फोटोन के बारे में जस्ट हमने एक डेफिनेशन देख ली, और फोटोन के बारे में हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज हमें पता चल गई है कि भाई फोटोन एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, दिस इज नॉट अ मटीरियल पार्टिकल। और वो हर एक इंडिविजुअल फोटोन के पास एक अपनी एनर्जी होती है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, s इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट्स इट। और आप फ्रीक्वेंसी को यहां से रिप्लेस कर सकते हो, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। समझ जाएंगे ना इतना तो, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। ओके, आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, और मजा आने वाला है, कम ऑन। ओके, उसको जल्दी से बात कर लेते हैं यार। अब इसकी सारी प्रॉपर्टीज, कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज है जो एटलीस्ट आपको याद रखनी है अबाउट द फोटोन, और उसकी एनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेंगे। तो यार क्या बात कर रहे हो, कैसे नहीं, हमसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले, सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब वो एटलीस्ट हमने पढ़ने हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारी हेल्प करते हैं। उससे अलावा बहुत सारी चीजें होती है, उनको आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बिल्कुल हमें डायरेक्ट हिट करेंगी, हमारे एग्जाम को हिट करेंगे, हम उन्हीं की बातें यहाँ पे करने वाले हैं। सो ध्यान से समझते रहना। इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं बॉस, अभी मैंने लिखी एनर्जी ऑफ अ फोटोन दैट इज h न्यू या hc बाय लैम्डा, यही लिखा ना आपने। अब अगर इस एनर्जी को बॉस आप, ये जूल में एनर्जी आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दी है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहते हो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू कैन राइट दिस 12400 ओवर लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, यू हैव टू पुट इन एंगस्ट्रॉम। जब भी लैम्डा इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे, ये फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में गिवन होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी आएगी, ठीक है, क्योंकि इसको कन्वर्ट करने के बाद ही हमने इसको बनाया, ई से डिवाइड करना पड़ेगा, इन सबकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेना है, सिंपल है। यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत हेल्प करेगा आपकी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज में आपको h की वैल्यू, c की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू अलग अलग पुट करनी पड़ेगी, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए e से डिवाइड करना पड़ेगा, e 1.6 10 to the minus 9 and it will take long time to solve the problem. Okay, so normally आपने ये याद रखना है, सिंपल है। अब दोस्तों वो बोलता है कि ये आपकी एनर्जी आ गई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ सिंगल फोटोन, ठीक है, 12400 ओवर लैम्डा, और लैम्डा इज द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, ये आपको क्लियर है। अब वो बोलता है कि अगर हमारे पास एक लाइट सोर्स है, सपोज करो कोई एक लाइट सोर्स है,
और इससे लाइट बाहर आ रही है, ठीक है, और लाइट बाहर आ रही है तो हमें पता है कि एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी वो है h न्यू। और ये जो लाइट है भाई, लाइट है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन, तो कितने नंबर ऑफ फोटोन से बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रही है। तो सपोज करो n नंबर ऑफ फोटोन्स ये इमिट कर रहा है, फोटोन्स। तो इस लाइट सोर्स की जो पावर होगी, जो एनर्जी होगी एक्चुअली, है ना, एनर्जी ऑफ दिस लाइट, है ना, लाइट सोर्स, लेट्स सी वो Q होगी, Q इतनी एनर्जी यहां पे वो रेडिएट कर रहा है टोटल। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट। आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी आपने ये लिखी है, अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स यहां पे बाहर निकल रहे हैं तो वो एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब टोटल एनर्जी Q ऑफ दिस सोर्स कैन बी रिटन एज, एक फोटोन के पास एनर्जी है E और n नंबर ऑफ फोटोन्स के पास होगी n टाइम्स ऑफ E टोटल एनर्जी। तो दीज आर द नंबर ऑफ फोटोन्स, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो n हम यहां पे इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी उस सोर्स की जो एनर्जी होगी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स कितने वहां से इमिट कर रहा है इनटू एक फोटोन की एनर्जी। इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये हमारे बहुत काम का है और आगे बहुत काम आने वाला है दिस फॉर्मूला। एंड दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एनर्जी के डिपेंडेंट जो पूछे जाएंगे आप यहां से निकाल सकते हो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है यार, क्या बात कर रहे हो आप, देखते जाएं बस, ठीक है। अब बात करूंगा मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। ओके सर, टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से समझाऊंगा जितने भी पॉइंट, वैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं प्रॉपर्टीज में, लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट ये एटलीस्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। मतलब ये सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम माइंड में सेट होना चाहिए मामला, ठीक है। तो व्हाट इज दैट सर, सबसे पहला, वैसे तो मैंने समझा दिया आपको, फिर भी बता देता हूं, फोटोन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि इसने लिख दिया बिकॉज इट इज नॉट अ मटेरियल पार्टिकल, इट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। और जब ये पैकेट ऑफ एनर्जी है तो ये एनर्जी लाइट की एनर्जी, और लाइट की जो स्पीड होती है उसी के साथ ये ट्रेवल करता है, इसलिए मैंने लिखा है स्पीड ऑफ फोटोन ph फोटोन c के इक्वल होगी, और c आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो नो वरी एट ऑल, नो कंफ्यूजन एट ऑल, फोटोन की स्पीड वही होती है वो जो लाइट की स्पीड होती है, क्योंकि ये पैकेट ऑफ एनर्जी है। This is not a material particle, man. Come on. Okay, cool. अच्छी बात है सर। अब देख, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अभी मैंने ये भी बताया था कि फोटोन की एनर्जी केवल एंड केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, v चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर फोटोन्स निकल के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनकी स्पीड चेंज हो सकती है, उनकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फोटोन की तो एनर्जी जो होती है वो केवल एंड केवल फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करती है। ये तो हमने डेफिनेशन में भी देख लिया प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ओके कूल, दैट इज थर्ड। Come on, third, it is the electrically neutral. Oh yes, it is electrically neutral. इस पे कोई चार्ज नहीं होता है बॉस, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है ना, ये क्वांटा है, ये न्यूट्रल है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये एक ऐसा आपका पैकेट ऑफ एनर्जी है, एक तरीके से फोटोन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बी से ये कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मैं तेरे को चेंज कर सकता हूँ, बोलेगा करके तो दिखा। मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा मैं तेरे को डिफ्लेक्ट कर दूंगा, बोलेगा करके तो दिखा, मैंने होना ही नहीं क्योंकि मेरे पास चार्ज है ही नहीं। ओके, सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ध्यान से समझियो। फोर्थ पॉइंट क्या है सर, इट्स रेस्ट मास इज जीरो। बस याद रखो आप, ठीक है, याद रखो इसको, रेस्ट मास इसका जीरो होता है, बट इट्स इक्विवेलेंट मास, मतलब अगर इसके मास को आपने डिफाइन करना है तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, m = h/c लैम्डा। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ। सर ये कैसे, मतलब क्या कह रहे हो आप? याद करो आइंस्टाइन इक्वेशन, देखो याद करो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती थी, mc²। अगर वो पार्टिकल, अगर हम उसका इक्विवेलेंट मास लें, वैसे तो उसका रेस्ट मास जीरो है, लेकिन अगर इक्विवेलेंट मास लें हम यहां से निकालेंगे m, इस एनर्जी इक्वेशन से निकालेंगे, क्योंकि इसमें स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। और E हमें पता है, अगर फोटोन की एनर्जी में इसकी जगह लिख दूं h न्यू, तो ये बन जाएगा mc²। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली मैन, ठीक है। और आपको पता है न्यू जो होता है वो होता है c/λ, तो mc²।
तो एक सी आपका हो गया कैंसिल, m यहां से आप निकाल सकते हो, तो m आपके पास आ गया, एक सी कैंसिल, सी नीचे आएगा, तो h बाई सी लैम्डा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट यहां पे लिखा था। तो सिंपली अगर इसका आप इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हैं तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। याद रखियो, इंपॉर्टेंट, इस इक्वेशन का यूज करके आप, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, फिलहाल आप याद रखेंगे दिमाग में। एंड द फाइनल पॉइंट, वी हैव टू रिमेंबर द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, एनर्जी कैरी कर रहा है, P यानी मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ये होगा mv होता है ना पार्टिकल के लिए, तो फोटोन इज नॉट अ पार्टिकल, मटेरियल पार्टिकल, दिस इज द पैकेट ऑफ एनर्जी, तो mc लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और इसी को आप लिख सकते हो h बाई लैम्डा, यहां से निकाल के, ठीक है, यहां से देखो, यहां से निकाल के देखो, सी इधर मल्टीप्लाई करो, देखो ये सी इधर मल्टीप्लाई करो, तो mc इक्वल टू बच गया h बाई लैम्डा, और इसी को तो मैंने लिखा है मोमेंटम लीनियर, और यही बन गया आपका ये फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी पूछा जाता है बॉस, ये भी पूछा जाता है बॉस। तो यार ये प्रॉपर्टीज हैं फोटॉन्स की, आपने दिमाग में सेट करके रखना है, दिमाग में याद रखना है, क्या बात कर रहे हो, कौन बोलता है कि आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। इसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, बस कैलकुलेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स का मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मल्टीपल, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो विदाउट एनी एरर करने हैं, और उसमें कैलकुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको फंसा सकता है, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए, समझ गए। तो ये याद रखना है इसके बारे में। तो प्रॉपर्टीज है, ये हमने देख लिया। अब कहां पे हम इसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इसके हेल्प से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे इस लेक्चर से हम सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो डायरेक्ट फोटोन से रिलेट करते हैं। कम ऑन, ट्राई करें, पहले वो कंसेप्ट सीखेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। सारे बेसिक क्लियर करा दूंगा आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर में, टेंशन नहीं लेने का। मॉडर्न फिजिक्स की एक ऑसम से शुरुआत होगी, आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको चीजें सॉल्व भी होंगी, ठीक है। तो ये सो 3 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली मैं यहाँ पे कंसेप्ट आपके पास डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू फोटॉन, जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। केवल 3, मजा आने वाला है। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो आपके काम के है ही नहीं बॉस, तो काय को एनर्जी वेस्ट करनी, काय को टाइम वेस्ट करना बॉस, ठीक है। तो हर चीज वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा औसम और इंपॉर्टेंट मानी जाती है। यार क्या बात कर रहे हो यार, आपका टाइम भी बचाना है, आपको बेहतरीन तरीके से चीजें सिखानी भी है, और क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं ना। तो सबसे पहले क्या है सर, जो सबसे ज्यादा फोकस में रहता है, नहीं क्या पूछा जाता है, देखो हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स, है ना, ध्यान से समझिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बाय ए सोर्स पर सेकंड में कितने फोटॉन्स वहां से वो इमिट कर रहा होगा, है ना, फोटॉन्स इमिटेड बाय ए सोर्स पर सेकंड। लेट्स सी कैसे। सपोज करो गाइस, सपोज करो मेरे पास एक एक लाइट बल्ब है, ऐसे मान लो एक लाइट बल्ब, कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं बना दिया सर आपने, है ना। तो ये एक लाइट बल्ब है मेरे पास, ठीक है, और हमें पता है भाई लाइट बल्ब है, तो इसकी जो लाइट है वो ये इमिट कर रहा होगा हर डायरेक्शन में, इससे लाइट जा रही है, ओके। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फोटॉन्स दिस लाइट सोर्स, है ना, दिस लाइट बल्ब इमिटेड पर सेकंड। तो वी हैव टू कैलकुलेट बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, ऐसे लिख दो, या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, टी इज द टाइम, ओके, ये हमें निकालना है। तो यार ये लाइट बल्ब है, तो इसकी कुछ पावर भी होगी, है ना, ऑब्वियसली कुछ पावर होगी। लेट्स सी इस लाइट बल्ब की जो पावर है ना, जिस पे ये रेडिएट कर रहा है वो P है, P इज द पावर, है ना, पावर है, और पावर हम किस में लेते हैं, वॉट में या जूल पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है, सिंपल है। अब वो बोलता है क्योंकि इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और मैंने अभी बोला था आपको, अगर ये एक फोटोन यहाँ पे रेडिएट करता है तो एक सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है दैट इज एच न्यू, या यू कैन से एच सी बाई लैम्डा, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी ये होती है। और मुझे पता है अगर ये मैक्सिमम जो यहाँ पे फोटोन यहाँ पे जो रिलीज करेगा, डिपेंड करेगा कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसकी पावर क्या है। सपोज करो उसकी टोटल एनर्जी वी कैन राइट, अभी लिखा था हमने, जो टोटल एनर्जी ये इमिट कर रहा है दैट इज एन, ठीक है ना, n टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, टोटल एनर्जी हम ऐसे निकाल सकते थे। और एनर्जी क्या होती है दोस्तों, अगर आपको पता होगा, आप ध्यान से देखिए, पावर को हम डिफाइन करते थे एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है, ये पावर होती थी आपकी, ठीक है। एनर्जी ये होती है जूल में, ठीक है, ये टाइम है, ये हो गया सेकंड में, इन दोनों का रेशियो ही होता है पावर, ठीक है, दिस इज द पावर। तो अगर Q की मैं बात करूं, यहां पे मैं लिखूं P इंटू टी,
तो ये बन जाएगा n इंटू ई। तो n मैंने निकालना है, n आ जाएगा pt बाई ई। और हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स तो चाहिए लेकिन पर सेकंड चाहिए, तो जो टाइम है आपको लिखना पड़ेगा n बाई टी एंड यू हैव टू राइट डाउन p बाई ई। तो बेसिकली अगर टाइम मैं यहां पे मान लू 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना है भाई, 1 सेकंड में कितने हैं, पर सेकंड कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स वी कैन राइट दिस इज p बाई ई एंड दिस इज योर फॉर्मूला। फाइनली यू जस्ट रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन, P is not momentum, remember P is the power, लिख जरूर लेना इसके पास, and E is the energy of photon, energy of photon, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है, ठीक है, एक फोटोन की। और ये जो है ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है जो उस लाइट सोर्स जो है आपके पास उसने इमिट करे हैं, बट पर सेकंड है। सो वी कैन से दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, है ना, ये जरूर लिखना पर सेकंड, है ना। तो नंबर ऑफ फोटोन और पावर है ये गिवन होती है एग्जाम में। ई एनर्जी अगर गिवन नहीं है तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपको पता है एच सी बाई लैम्डा होती है, या यू कैन से एच न्यू होती है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओवर एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा ऊपर जाएगा तो पी लैम्डा ओवर एच सी, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है। सो दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स पी लैम्डा ओवर एच सी, यहां से आप नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकते हो। तो अगेन इसकी जो यूनिट है वो ध्यान रखनी है, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है ये, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। सो ये पावर है, ये लैम्डा वेवलेंथ है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड इमिटेड बाय एनी लाइट सोर्स। उनको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों ध्यान से देखते जाओ। पॉइंट नंबर 1 जिसमें न्यूमेरिकल आएगा, हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराऊंगा जो यहाँ पे बन सकता है। तो आप ध्यान से देखते जाए, ध्यान से नोट बनाते जाए, मुस्कुराते जाए, प्यार से नोट्स बनाते जाए, एहसास करते जाए, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते जाए और विश्वास रखें अपने आप पर, आप कर डालोगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, मस्त तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कर डालोगे, इसमें कोई शक नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा यार, आप धीरे 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 मेहनत करते करते कहाँ निकल जाओगे और किस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा आपको पता ही चलेगा। अगर आप डेली लगे रहे, हर सिचुएशन में आप लगे रहे, ऑब्वियसली मजा आएगा। फील करो उस मोमेंट को एट द एंड, है ना, जब आपको वो चीजें मिल रही होंगी आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग। ओके, कम ऑन। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 जिस पे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं ऑब्वियसली। तो व्हाट इज दैट सर, कम ऑन। तो जल्दी से देख ले, बस थोड़ा सा टाइम और लेंगे हम ये सारे कंसेप्ट डिस्कशन करने में, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर को हम खत्म करने वाले हैं जल्दी ही जल्दी, क्योंकि न्यूमेरिकल करेंगे हम इन सारे कंसेप्ट का यूज करके। किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, वो सारे डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। कम ऑन। तो उसने बोला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और दो बार लिख दिया मैंने, अच्छा ये हटा दो आप, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू, ओके, ड्यू टू अ लाइट सोर्स, है ना, एक लाइट सोर्स है जिसकी कुछ पावर होगी, और पावर मान सकते हो आप पावर P, लाइट सोर्स ऑफ पावर P, ठीक है। मतलब ऐसे समझो जैसे आपके घर में नहीं होती टॉर्च लाइट होती है, रात को अंधेरे में आप अगर निकले, सपोज करो लाइट नहीं है घर में नॉर्मली, और आप एक टॉर्च लाइट लेके चले, तो आपने टॉर्च को ऐसे किया, तो जहां पे भी वो हिट कर रही होगी जिस भी सरफेस को, तो उसकी सारी एनर्जी, लाइट एनर्जी निकल के उस पर फोकस हो रही होगी, है ना। आपने थोपड़े पे मारो, अपने फेस पे मारो, ठीक है, तो तुम्हारे पूरे फेस को कवर कर लेगी लाइट एनर्जी। तो सारी एनर्जी तुम्हारे फेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो फेस पे स्ट्राइक कर रही है मतलब फेस का जो एरिया है वो मैटर करेगा। और यहाँ टॉर्च है और यहाँ से एनर्जी निकल के यहाँ जा रही है, तो कितना टाइम यहाँ तक लेगी जाने में वो, और डिपेंड करेगा इस सोर्स की, जिस टॉर्च से वो लाइट निकल रही है उसकी पावर क्या है, कितनी हाई इंटेंसिटी के साथ वो आपके फेस पे एनर्जी को स्ट्राइक कर सकता है। जैसे सनलाइट नहीं होती, कभी बहुत धीमी धीमी मीठी मीठी सी होती है, कभी बहुत तेज होती है। आप बोलते हो यार बहुत धूप है यार, बहुत धूप है यार, बहुत गर्मी है यार, समथिंग लाइक दैट, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है यार। तो इंटेंसिटी इज व्हाट, कम ऑन गाइस, इंटेंसिटी की आप बात कर रहे हैं लाइट की, ड्यू टू अ लाइट सोर्स ऑफ पावर P, कम ऑन। तो आपके पास सपोज करो बॉस, सपोज करो ये टॉर्च लाइट है, ठीक है ना, और जैसे आपने ये ऑन किया, देखो ना यहाँ लिखा है ऑन, छोटा सा प्यारा सा, और इधर लिखा है ऑफ, छोटा सा, और यहां से एनर्जी निकल रही है, उसके सामने मैंने कोई सरफेस रख दिया है जी, ऐसे फील इट मैन, फील इट। तो ये टॉर्च जो है बॉस, ये टॉर्च की जो एनर्जी है वो इस तरीके से इस पे स्ट्राइक करेगी जाके यहाँ से। जैसे ही आपने इसको ऑन किया, ऑन करो, ऑन किया, फटाक ऑन हो गया, ठीक है, तो ये हो गया ऑन, ठीक है। अब ये जा रही होगी एनर्जी इस तरीके से, तो आपने फोकस किया इसको यहाँ पर, देखो है ना, बिल्कुल सही किया ना मैंने, थोड़ा उल्टा सीधा नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम है, ऐसे, ठीक है।
और ये जब इस सरफेस पे टकराएगी सारी की सारी एनर्जी, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे टकरा रही है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया पे तो टकराएगी ऑब्वियसली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया पे ये टकरा रही होगी बॉस। ओके बॉस, तो ये सारी एनर्जी इस पे टकरा रही है, जाके यहां पर इतने से एरिया पे टकरा रही है, तो इसका एरिया और यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो टी, और कितनी एनर्जी यहां से जा रही है इसको बोलेंगे क्यू, या इसको बोलो ई, एक ही बात है, एनर्जी बोल रहे हो आप, क्यू बोलो ई बोलो, तुम्हारी मर्जी है। और इस लाइट सोर्स की जो ये आपने ट्यूब ली है, यहाँ पे टॉर्च मान लो आप, जो टॉर्च लिया इसकी पावर होगी कुछ पी, है ना, इसकी कुछ पावर होगी पी, समझ गए आप। कोल तो पावर को हम लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। ओके तो हम इसको लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी एक्चुअली ऑफ लाइट। ये लाइट किस इंटेंसिटी के साथ इस पर्टिकुलर सरफेस को हिट करती है, इस सरफेस को हिट करती है। इंटेंसिटी इज व्हाट, जब ये लाइट यहां पे जाके स्ट्राइक कर रही है, तो जो उसकी इंटेंसिटी है उसका मतलब होता है एनर्जी जो उस पे फॉल करेगी, जो उस एरिया को क्रॉस करेगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। यानी इंटेंसिटी इज डिफाइंड है जो एनर्जी वहां पे स्ट्राइक कर रही है पर यूनिट एरिया डिवाइड में एरिया डिवाइड बाई टाइम, इसको बोलते हैं उसकी इंटेंसिटी। उसके पर यूनिट एरिया पे पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी इंसिडेंट कर रही है, उसको क्रॉस कर रही है बेसिकली, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसकी यूनिट क्या बनेगी देख लो, एनर्जी की यूनिट है जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, और इसकी सेकंड, तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या जूल पर सेकंड होती है वॉट, तो आप लिख सकते हो वॉट पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। और वॉट तो होती है पावर, देखो मैंने ई बाई टी लिखा है, यानी ई बाई टी की जगह पावर लिख सकते हो, तो ई बाई टी की जगह पावर, तो उसको आप पी बाई ए भी लिख सकते हो, यानी इंटेंसिटी को आप पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हो। याद रखिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है मैन, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, ऑल द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर। ओके ओके, तो ये जो एनर्जी है सारी की सारी स्ट्राइक करेगी यहां पे परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अगर इसका आप नाम देंगे एनर्जी कौन सी है, दिस इज द एनर्जी परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन। ओके, है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओके, है ना, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन, ऐसा लिखो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, सिंपल है। ओके, तो एनर्जी अल्टीमेटली आप इसको ध्यान से देखिए, उसकी प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करने वाली है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऐसे याद रखेंगे। यूनिट भी मैंने आपको बता दिया इंटेंसिटी की, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पावर की यूनिट वॉट होती है, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी थी, और वॉट को आप पर सेकंड लिखते हैं, जूल पर सेकंड, है ना। और अगर एरिया से भी डिवाइड कर दो उसी चीज को, पावर को, तो वो इंटेंसिटी बन जाती है, बात खत्म। ओके कम ऑन। तो ये है एक कोई टॉर्च टाइप। अगर इसकी जगह एक पॉइंट सोर्स हो, देखो दोस्तों पॉइंट सोर्स, लेट्स सी एक पॉइंट सोर्स है, ऐसा पॉइंट सोर्स है, पॉइंट फॉर्म में है कोई, है ना, एक सोर्स है पॉइंट फॉर्म में, तो हमें पता है हर डायरेक्शन में इससे एनर्जी जा रही होगी, ठीक है ना। बॉस 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 हर डायरेक्शन में एनर्जी रिलीज कर रहा होगा, ध्यान से देखने का, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो इसके चारों ओर एक सरफेस हम बना लें अगर, तो दैट इज द स्फेरिकल टाइप ऑफ, है ना। तो यहां से सोर्स से आर डिस्टेंस अवे इस पे एनर्जी स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। और अगर आप इसकी इंटेंसिटी निकालेंगे तो पॉइंट सोर्स की जो पावर होगी डिवाइड बाई इस सरफेस का एरिया, है कि नहीं। ये जो पॉइंट सोर्स है ना, इसको आप मानेंगे पॉइंट सोर्स, ओके, हैविंग द पावर पी। तो इस एरिया को क्या लोगे आप, जो उसके चारों ओर ये एरिया, आप सरफेस एरिया जो ले रहे हैं यहाँ पे, सो दिस इज योर एरिया एंड 4 पाई आर स्क्वायर, स्फेरिकल टाइप, ठीक है। तो इंटेंसिटी को आप लिखते हैं पावर ओवर एरिया, ठीक है ना, सिंपली नाउ यू कैन सी। तो आप इसको लिख सकते हैं इंटेंसिटी पे पॉइंट सोर्स कैन बी रिटन एज पावर ओवर 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यू कैन राइट इट डाउन। तो यार दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है जिसपे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बस आपको पता होने चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। और यहां से अगर नंबर ऑफ फोटोन पूछे जाएंगे और आपको इंटेंसिटी गिवन होगी, तब आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये सब भी सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। है वहां तक पहुंच तो जाए हम पहले, ये सब भी सिखाऊंगा। अच्छा सर यहीं से भी आप देख सकते हो, अगर पावर को रिप्लेस करना है तो I इंटू ए आ जाएगा। अगर आपसे, चलो बता ही देता हूं, आप भी क्या याद रखेंगे बॉस, है यही पे देखो, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे, ये कौन से हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स है सर, बिल्कुल है सर, पर सेकंड है, याद करो। और कितना आया था फॉर्मूला, P ओवर E आया था सर, और P को हम क्या लिख सकते हैं, P एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन, ठीक है। मैंने बोला था आपको एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटॉन एंड दिस इज योर पावर, कम ऑन गाइस, दिस इज योर पावर। तो इसके टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो, ये वैल्यूज वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके
तो देखो P को यहां से निकालो तो पावर आ जाएगी यहां से I इंटू ए, चलो लिख दो I इंटू ए, ठीक है, और डिवाइड बाई एच न्यू लिख दो या एच सी बाई लैम्डा लिख दो, तो इसके टर्म्स में लिख सकते हो। देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर पूछेगा और आपको इंटेंसिटी गिवन होगी तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये तब एज अ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं दे रखी है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप लिख सकते हो आई ए लैम्डा ऊपर जाएगा, एच सी बाई लैम्डा लिखोगे ना तो यहाँ पे एच सी लिखोगे, तब ये यूज करोगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आई, इंटेंसिटी के टर्म्स में लिख दिया मैंने, नो प्रॉब्लम। आप ध्यान से नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पॉइंट बना के लिखेंगे, हर चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि कुछ ही लिमिटेड फॉर्मुलाज की मैं डिस्कस करूंगा जिस पे क्वेश्चंस आते हैं, केवल उन्हीं की बात करूंगा। वैसे तो बहुत सारे इसमें कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मुलाज होते हैं एंड ऑल, ठीक है, उनकी हम बात ही नहीं करेंगे यार, बस लास्ट है, फिर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, बस लास्ट है ये कंसेप्ट जो मैं सिखाने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी टाइम इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, डायरेक्ट बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ओके बॉस, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट का एक कंसेप्ट है जिसको जल्दी डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप क्या तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो भी बताऊंगा, और कितना ऑसम ये कंसेप्ट है कि आप इससे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इजीली, वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो कम ऑन, फोर्स एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय लाइट ऑन अ सरफेस। जब हम किसी भी लाइट एनर्जी को, जैसे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, जैसे बल्ब है, टॉर्च है, कुछ भी है, हम किसी सरफेस पे उसको फोकस कर रहे हैं तो एनर्जी जाके स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, इसका मतलब कितनी एनर्जी जा रही है, वो फोर्स भी तो अप्लाई कर रही है, और फोर्स किसी एरिया पे एक्ट कर रहा है तो प्रेशर भी है। क्या बात कर रहे हो यार, है ना। देखो प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता क्या है बॉस, दिस इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है उस सरफेस के, ठीक है, तो ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है। तो प्रेशर पूछे, फोर्स पूछे, टेंशन नहीं है, फोर्स निकाल लो, प्रेशर तो हम निकाल ही लेंगे ना अपने आप, टेंशन काहे को ले रहे हो। तो उसने बोला कि यार एक टॉर्च ले लेते हैं, मैंने बोला ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, और यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन लगा देते हैं सर, ओके ये है ना। और अभी अभी मैंने एक सरफेस यहाँ पे बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ कंडीशन मान लेंगे, तो ये सारी एनर्जी यहाँ पे फोकस हो रही होगी और ये सारी एनर्जी स्ट्राइक कर रही होगी एक पर्टिकुलर एरिया पर, ये एरिया पे, ठीक है। सो ये सारी लाइट की एनर्जी यहाँ पे अब जा रही होगी। अब आपसे इंटेंसिटी पूछ जाए, आप फटाक से लिख दोगे सर इंटेंसिटी क्या होती है सर आप लिख देंगे एनर्जी जो उस पे स्ट्राइक कर रही है, एनर्जी टोटल है, क्यू लिखो ई लिखो, आपकी मर्जी, बस ध्यान रखना एनर्जी लाइट की है ये, ठीक है, ओवर एरिया ओवर टाइम ये था, ठीक है ना, ये था आपका आंसर। और पावर के टर्म्स में लिख रहे हैं तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर होती है, तो पावर अपॉन एरिया भी लिख सकते हो, तो जल्दी से रिवाइज भी हो गया, देखो टेंशन नहीं लेने का। तो अब हमसे पूछ रहा है फोर्स बताओ सर, तो यार जब ये सारी एनर्जी जाके इस पे टकराएगी, स्ट्राइक करेगी, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, उसके कंसेप्ट से फोर्स निकालते हैं। आपको पूरा सोल्यूशन करने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं हाउ यू कैन यूज, बस इस सरफेस के बारे में देखना जिसपे एनर्जी टकरा रही है, जिस सरफेस पे एनर्जी टकरा रही है। अगर मैं मान लू इफ दिस सरफेस ओके इज परफेक्टली, ये ध्यान देना न्यूमेरिकल में, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, व्हाट इज दैट सर, कि वो सरफेस किस टाइप का है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है या रिफ्लेक्टिंग है ना, वो सारी एनर्जी को जब उस पर स्ट्राइक होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। अगर ये सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो इस पे ये लाइट जो फोर्स यहां पे अप्लाई करेगी, इस एरिया पे जो फोर्स एक्ट होगा, जब ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग होगा, तो ये फोर्स को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, ये आपका निकल के आएगा पावर ओवर सी, यानी F कैन बी रिटन एज पावर बाय सी। ये पावर है, ये ध्यान से मोमेंटम नहीं है, पावर है, और ये स्पीड ऑफ लाइट, ये आएगा फोर्स। अगर ये कंप्लीटली इसको एब्जॉर्ब कर लेता है ये सरफेस सारी की सारी एनर्जी को जो उस पर स्ट्राइक कर रही है, तब ये यूज करेंगे। ये है पावर के टर्म्स में। इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आपको पता है, देखो पावर को आप लिख सकते हो I इंटू ए, तो इस फोर्स को आप लिख सकते हो, फोर्स कैन बी ऑल्सो बी रिटन एज IA बाय सी। किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है, फॉर्मूला में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई यू जस्ट रिमेंबर, जब भी फोर्स की बात करेगा तो मजा नहीं आ जाएगा। और अगर वो बोल दे, एक पॉइंट ये हो रहा, इफ, ठीक है, ध्यान से समझियो, इफ सरफेस, अगर क्वेश्चन में बोला इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जितनी एनर्जी उसने स्ट्राइक करी उतनी एनर्जी उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, तो अगर ऐसा है तो मोमेंटम चेंज जो होता है वो डबल अप हो जाता है, तो उसकी वजह से फोर्स भी चेंज हो जाएगा बॉस। तो तब इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो यहाँ पे बस पावर 2 टाइम्स ले लेना है, 2p ओवर c, ये हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिटी के टर्म्स में आप इसको लिख सकते हो 2IA बाय c, ये बन जाएगा इंटेंसिटी के टर्म्स में, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ पावर ऑफ दैट लाइट सोर्स। ये पावर किसकी है, P,
इज द पावर ऑफ दैट लाइट सोर्स जिसका आप यूज कर रहे हो एनर्जी को स्ट्राइक कराने के लिए, ठीक है, सिंपल। अब यार बहुत क्लियरली आपको पता है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो देखो यहां से निकाल लो, यहां से निकाल लो। अगर आपने प्रेशर निकालना है इस केस में फर्स्ट केस में प्रेशर निकालना है तो आप प्रेशर लिख सकते हो जब वो एब्जॉर्बिंग है, ठीक है, फिर ये भी लिख दिया मैंने, तो फोर्स ओवर एरिया तो बन गया I बाई सी, बस हो गया प्रेशर। और इस केस में प्रेशर क्या होगा जब वो रिफ्लेक्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग, तो फोर्स ओवर एरिया, देखो फोर्स ओवर एरिया तो 2I बाई सी, 2I बाई सी, एंड I क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, इज द स्पीड ऑफ लाइट। खत्म कहानी बॉस, इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की दोस्तों जरूरत नहीं है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बोल रहा हूं ना आपको। इनकी प्रैक्टिस करके जाए, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाए, किस टाइप के कितने क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ चुके हैं उसको सॉल्व करके जाए, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। ओके, समझ गए लॉजिक? करे कुछ क्वेश्चन जल्दी से एक बार रिवीजन कर लो जब तक मैं क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आपके सामने आऊं। जल्दी से देख लो क्या क्या पढ़ा है हमने, क्या क्या फॉर्मूलाज है, उन पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं बॉस। ओके ओके बॉस, हियर वी गो एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लो कितना प्यारा सा है, छोटा सा है, क्यूट सा। और सच्ची बात करूं, दिल से बात करूं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऐसे ही क्वेश्चन, पर वो आपको फंसाएंगे क्या है ये सिखाऊंगा। मॉडर्न फिजिक्स इज नॉट टफ मैन, इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा बेसिक कंसेप्चुअल और फॉर्मूला बेस सबसे ज्यादा आएगा, और उसमें बस आपकी कैलकुलेशन मैटर करते हैं। कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, ई की वैल्यू, इस टाइप की वैल्यूज जब मिलती हैं तो कॉम्प्लेक्स ये कैलकुलेशन हो जाती है। बच्चे वहां फंसते हैं ना कि कंसेप्ट में, ना कि फॉर्मूलाज में, सबको याद होते हैं। कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना, उसकी प्रैक्टिस करनी जितनी कर सकते हो आप मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, है ना। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आप सही करके आ सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत 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 स्ट्रांग है। मैं बता रहा हूँ 20 मार्क्स अगर का इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 के 20 आप ला सकते हो बॉस, 20 का 20 आप गेन कर सकते हो। ओके, सो हियर वी गो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है और क्या बोला गया है, जल्दी से आप देख लेंगे। व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 12400 एंगस्ट्रॉम। तो फोटोन की वेवलेंथ आपको दे दी 12400 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखो, ये है एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ, हमारे से पूछ रहा है फोटोन की एनर्जी और वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अगर कोई बच्चे को नहीं पता है वो डायरेक्ट जाएगा कि यार फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू, चूंकि वेवलेंथ दे रखी है तो ये फॉर्मूला नहीं करेंगे, एच सी बाई लैम्डा करेंगे, लेकिन ये तो जूल में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए इसको ई से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तब यहां पे वो एच की वैल्यू पुट करेगा, क्या पुट करेगा सर, एच की वैल्यू 6.63 10⁻34, फिर वो सी की वैल्यू पुट करेगा 3 × 10⁸8, फिर वो ई की वैल्यू पुट करेगा 1.6 × 10⁻19, फिर वो लैम्डा की वैल्यू पुट करेगा, दिस इज 12400 एंगस्ट्रॉम में है तो 10⁻10 कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके एनर्जी आएगी जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अब आएगी जब ई से डिनोट कर दिया, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। बट दिस विल टेक लॉन्ग टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, वेरी टिपिकल सी नहीं बन गई है, फॉर्मूला बेस्ड है, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप इसके थ्रू जा रहे हो इस तरीके से तो थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लो। मैंने अभी आपको बताया था, जब भी लैम्डा आपका एंगस्ट्रॉम में गिवन होगा एंड एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा, यू कैन यूज डायरेक्ट फॉर्मूला 12400 ओवर लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, एनर्जी हमें मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। खत्म कहानी बॉस, खत्म कहानी, पुट करो डायरेक्ट। तो ई आएगा सर 12400 ओवर लैम्डा भी इतना ही दे रखा है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैंसिल, तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपकी आ गई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आप कैंसर हो चुका है, खत्म। आप इस लेंथी कैलकुलेशन से बच गए, इसलिए स्मार्टली काम करना है कि एच की वैल्यू किस तरीके से यूज करो। और वैसे भी मैंने एक रेशियो आपको बता रहा है, एच बाई ई, कभी भी एच की वैल्यू नहीं पुट करनी है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो एच बाई ई की वैल्यू याद रखनी है 4.14 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, ये याद रखना है, एच बाई ई। तो यहां तो चलो हमारा डायरेक्ट ही काम हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमने याद रखा और उड़ा डाला क्वेश्चन। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से देखते रहें, मस्त तरीके से आप इंजॉय करने वाले हैं, आपके कंसेप्ट भी इसमें यूज होने वाले हैं और आपके फंडे क्लियर होने वाले हैं। बॉस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं। ओके ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से देख लो, मजा आने वाला है, जितने छोटे उतने खोटे हैं। ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, बात खत्म बॉस। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पेज भर भर के क्वेश्चंस की लैंग्वेज आएगी, बहुत छोटे से प्यारे से डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट उनको भी कैसे क्रैक करना है ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। रीड करो, खुद पता चल जाएगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर
बाय अ 60 वॉट सोडियम लैंप ऑफ वेवलेंथ। तो सब कुछ गिवन है क्वेश्चन में। उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड इन 10 आवर्स, है ना। तो टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने कैलकुलेट करने और टाइम दे रखा है आपको 10 आवर्स, ठीक है। सो अगर ये आवर्स में है तो सेकंड में बताओ, 10 इंटू 1 आवर 60 मिनट 60 सेकंड, ये बन गई आपकी इतनी सेकंड्स, ठीक है, ये बन गई इतनी सेकंड्स। ओके ओके मैन। ओए सो और क्या दे रखा है सर, उसने बोला है उस जो सोडियम लैंप है ना, उसमें से कितने फोटोन इमिट हो रहे हैं, उसकी पावर दे रखी है, पावर दे रखी है 60 वॉट, पावर दे रखी है आपको 60 वॉट का है, और लैम्डा है 5893, लैम्डा 5893, है ना, एंगस्ट्रॉम। ये लैम्डा दे रखा है। नंबर ऑफ फोटॉन्स वी हैव टू कैलकुलेट, याद करो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड, हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन। जब हम पर सेकंड निकालते थे तो P बाई ई लिखते थे, और चूंकि लैम्डा दे रखा है इसमें E की वैल्यू लिखते थे P लैम्डा बाई HC। याद करो, है याद करो, पावर है, लैम्डा है, H पता है, C पता है, सब कुछ तो पता है बॉस। तो यहां से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले जाए, पर ये पर सेकंड है, क्योंकि उसने बोला 10 आवर्स में निकालो, तो इतनी सेकंड्स में निकालो, तो इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये है आंसर पर सेकंड, बट हमें टोटल निकालने हैं, तो हमें P लैम्डा बाई HC इंटू इस टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 इंटू 60। इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि हमें पर सेकंड चाहिए, ठीक है। तो ये पर सेकंड था, हमें इतने में निकालना है, ठीक है। टोटल टाइम दे रखा है उसने 10 आवर्स में, बताओ भाई कितना होगा, तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार। तो कैसे करेंगे सर, तो देख लो, P की वैल्यू बोलो 60, लैम्डा कितना 5893, एंगस्ट्रॉम में है, कन्वर्ट करो 10⁻10 इंटू ये देखो 36, ठीक है, 000 ओवर H 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू C 3 इंटू 10⁸8। ये रहा, डिवाइड करो, आंसर सॉल्व करो। आपने स्मार्टनेस इसमें दिखानी है। अब ये सॉल्व करना तुम्हारा काम है, ये तुम्हें ही सॉल्व करना पड़ेगा बॉस। ये स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, वैल्यूज क्या गिवन है, ये सारी आपके सामने यहाँ पे होने वाली है। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बोला था, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, आइडिया आपको लग जाए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन आपने भी सॉल्व करने हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूला बेस्ड है, बस कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूँ, आपने फोकस करना है कैलकुलेशन के ऊपर। ओके, सो कम ऑन। उसने बोले प्लेट है ऑफ मास 10 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम इन एयर ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम। ओके, बाय ए लाइट बीम ऑन द प्लेट, देन फाइंड द पावर ऑफ द बीम। ठीक है सर, फाइंड द पावर ऑफ द बीम, एज्यूम दैट द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। मान लिया हमारे पास एक प्लेट है कुछ ऐसे, और इसके इतने एरिया पे यहाँ पे लाइट बीम हम यहाँ पे किसी टॉर्च की हेल्प से फोकस कर रहे हैं, ये एनर्जी इस पे फोकस हो रही है, देखो। तो इसकी जो पावर है वो पावर ऑफ लाइट बीम P मान लो आप, ठीक है, और ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ऑब्वियसली बॉस, ये एनर्जी यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि द प्लेट ऑफ मास 10 ग्राम, इस प्लेट का जो मास है वो 10 ग्राम है, और इसको आप लिख सकते हो 10 इंटू 10⁻³ kg, है ना। हमने आपको स्टैंडर्ड यूनिट केजी में इसको कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है बॉस। इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम में कैसे रह सकती है, प्लेट है, एयर में है, बिल्कुल ऐसे ऊपर, तो नीचे से टॉर्च आपने अप्लाई कर रखी है, तो उसका फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होगा, है ना, इसका फोर्स इस पे एक्ट कर रहा होगा, है ना। तो यहां से टॉर्च ने जो लाइट है, लाइट का जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, उसके वेट को बैलेंस कर रहा हो, क्योंकि ऐसे एक प्लेट आपने हवा में रोक दी, वो कैसे रुक सकती है, देखो नीचे से आप फोर्स लगा रहे हो टॉर्च की हेल्प से, उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा इसका फोर्स ऑफ लाइट ने जो एग्जर्ट किया है, वो उसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकती है। समझ गए लॉजिक, जैसे इस तरीके से समझो आप, ये डस्टर है ना, मैं इसको यही छोड़ दूं तो नीचे नहीं गिरेगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन उसने बोला नीचे से लाइट का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, हमने इस पे एनर्जी फोकस करा रखी है ऐसे, और उसकी वेट को बैलेंस कर लेगा, तो रुकी देगी यहाँ पे। तो इसका फोर्स और इसका वेट एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में सेट हो सकता है। एंड उसने लास्ट में क्वेश्चन में ये भी बोला, ध्यान से देख लो, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बीम। ठीक है सर, निकाल लेंगे। एज्यूम दैट द प्लेट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, मतलब ये सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। याद करो फोर्स क्या होता था, फोर्स क्या होता था, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था फोर्स क्या होता था आपका, जब कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस होता था तो फोर्स आप लिखते थे P/C, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग के केस में P/C, ठीक है। इंटेंसिटी के लिए आप लिखते थे IA/C,
सिंपल। तो फोर्स की जगह आप लिखेंगे पावर ओवर सी और वेट उसका दे रखा है mg, तो हमें पावर निकालनी है तो हो जाएगी mg इंटू सी। तो दोस्तों पावर आपकी आ जाएगी, मास है 10 इंटू 10⁻³ इंटू जी है 10 और c इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸। तो बन गया देखो ये, इससे कैंसिल, तो 10⁻1 बचेगा इंटू 3 इंटू 10⁸ बचेगा, तो ये बचेगा 3 इंटू 10⁻7। ये पावर होगी इतनी वॉट, यानी इतनी पावर उसकी होनी चाहिए, इतनी वॉट पावर उस सोर्स की होनी चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी लाइट की वजह से उस प्लेट को हमने एयर में ही रोक के रखा है, इतनी ज्यादा वॉट पावर उसके पास होनी चाहिए। तो वो जो फोर्स वहां प्रोड्यूस करेगी उसको वेट को बैलेंस कर लेगा और वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी मेरी जुबानी, जो बेसिक लेक्चर होना चाहिए था हमारे फोटोन से रिलेटेड कंसेप्ट का, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बहुत बेहतरीन हेल्प करने वाला है आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग में, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी हेल्प करेगा। ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने हैं, सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट को बार बार लिखना है, बार बार उनको याद करना है, उनका एप्लीकेशन करना है जिससे वो आपको याद हो जाए। ओके दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट इसके लेक्चर नंबर 2 के साथ। आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे और मजा आता रहेगा बॉस। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना, कोई भी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, आप मेरे से शेयर कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।